वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर्स। अभी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। बेटा हमने सोर्सेज ऑफ लॉ शुरू किया हुआ था, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था। उसमें काफ़ी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, लेकिन कुछ प्राइवेट सेटिंग में मैसेज आए तो बच्चों ने कहा कि हमने कुछ क्लासें पहली क्लास मिस हुई थी, तो वो थोड़ा सा रिवाइज कर दें। तो मैं रिवाइज करूँगा, लेकिन पहले हम ये चीज़ें जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसकी आपकी चीज़ हमने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमने पढ़ा था। याद रखिएगा कि पार्लियामेंट मैंने बताया था कि हम इसमें 2 हाउसेज होते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। ये मिल के लॉ बनाते हैं। ये सारे लॉ बना सकते हैं, सिर्फ एक लॉ नहीं बना सकते। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि पार्लियामेंट सारे लॉ बना सकता है। दे हैव द अथॉरिटी टू मेक, अमेंड, कैंसल, कंसोलिडेट ऑल टाइप्स ऑफ लॉ। यानी कैंसिल कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक लॉ वो नहीं बना सकते कि आने वाली पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाएगी, यानी जो हम बना चुके हैं इसके बाद कोई लॉ नहीं बनाएगा, ऐसा कोई लॉ वो नहीं बना सकते। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि वो सारे लॉ बना सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं सिवाय एक लॉ के। They have no authority to prohibit further या future law। यानी वो ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते कि जो फ्यूचर में कोई भी असेंबली या पार्लियामेंट वो लॉ नहीं बनाएगा। सिर्फ एक ये नहीं कर सकते। फिर है प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। पार्टिसिपेंट तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ उनका। अच्छा, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन मोस्टली हम देते हैं दो, एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और एक करंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में 3 आते हैं, सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट। जी, करंट लेजिस्लेटिव डेलीगेटेड अथॉरिटीज में जाती हैं जितने भी लोअर बॉडीज। यहाँ पे प्रोसेस लिखे हुए हैं। अच्छा, हम जो भी लॉ बनाएंगे, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसको हम आइन कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट या आइन, वो 1973 है। अच्छा, इसमें ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता देता हूँ। Most legislation is initiated by the government and introduced as government bill, but there can be a private bill also। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल होते हैं, गवर्नमेंट का जो है इदारा या मिनिस्टर वो इनिशिएट करता है। प्राइवेट बिल कोई भी इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। कोई भी मेंबर्स, नेशनल असेंबली से वो कोई भी जाए, वो फर्ज के नेशनल असेंबली में कोई एमएनए कहता है कि जी हम ये लॉ बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई भी वो पब्लिक के लिए। अच्छा, बिल में बी ओरिजिनेट आइदर इन नेशनल असेंबली या इन सेनेट। तो सेनेट भी लॉ बना सकता है, ठीक है, नेशनल असेंबली बना सकती है। दोनों हाउसेज में जो भी बनाएगा वो फिर अपना, जब हाउस से पास होगा तो वो फिर दूसरे हाउस को सेंड करेगा। दूसरा हाउस जो है भी पास कर देता है तो फिर वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेजा जाता है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ने ये 30 डेज लिखा हुआ, ये गलत है, 10 डेज में साइन करना होते हैं। अच्छा, अगर आपने एक हाउस ने बिल बनाया है, दूसरे हाउस में पेंडिंग है, या 90 डेज में पास नहीं हुआ या अमेंडमेंट कर दी, तो 3 सूरतों में फिर ज्वाइंट जो है सेशन बुलाया जाता है, ठीक, और पास हो जाए फिर प्रेसिडेंट के लिए भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जनरल कंसेप्ट रखें कि जब फर्ज कर रहे आप में से कोई एक मेंबर लेते हैं, हम फर्ज कर रहे कोई एक नाम फर्जी ले लें, वो एमएनए बन गया है, उसने कहा है जी कि मैं लॉ बनाना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के लिए, या अब तो गवर्नमेंट बना रही है कोरोना वायरस के लिए, लेकिन कोई भी वो कहता है जी कोरोना वायरस में लेडीज बाहर नहीं निकलेंगी, बिल्कुल ठीक। अब ये उसने असेंबली में लॉ पेश किया। या कोई एक एमएनए कहता है जी को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक हाउस ने वो अपने हाउस में बिल इंट्रोड्यूस किया, वहां पे पास हुआ, फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है। दूसरा हाउस भी अगर पास कर देता है तो फिर वो सदर के पास जाता है साइन के लिए।
सदर ने विद इन 10 डेज जो है वो एसेंट देनी होती है, साइन करना होता है। अच्छा, किन 3 सूरतों में आपको पता चलेगा कि आपका बिल पास नहीं हुआ? या तो रिजेक्ट कर दिया एक हाउस दूसरे हाउस ने, या 90 डेज में आपको रिप्लाई नहीं किया, या अमेंडमेंट कर दी। तो तीनों सूरतों में जो बिल बनाया था वो पास नहीं हुआ। अब या खत्म हो जाएगा बिल या जॉइंट सिटिंग। एक चीज जो यहाँ पे 7 में देखिएगा कि फर्ज कर लें एक बिल बनाया है सेनेट ने और एक बनाया है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने पास करके बिल भेजा है सेनेट में, और सेनेट वालों ने अपना बिल एक कोई नया और बिल बनाया है, कानून बनाया है, वो नेशनल असेंबली में भेजा है। हुआ ये कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, सदर ने नेशनल असेंबली तोड़ दी। तो ऐसी सूरत में आप सोचो क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, सिंपल फार्मूला याद रखिएगा कि नेशनल असेंबली चूंकि टूट गई, उसका बनाया हुआ बिल लैप्स कर जाएगा। ठीक है, नेशनल असेंबली टूट गई तो उसका बिल लैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर सेनेट ने बनाया है तो सेनेट तो परमानेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, तो सेनेट का बनाया हुआ बिल लैप्स नहीं करेगा। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट से हम जाते हैं लेजिस्लेशन में प्रेसिडेंट। ये मैंने बताया था कि ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट इशू करता है। ठीक है, विद इन 120 डेज में ये नेशनल असेंबली ने पास करना, या 4 मंथ नहीं पास करता तो वो लैप्स कर जाता है। ये व्हेन द नेशनल असेंबली यानी प्रेसिडेंट कब लॉ बनाता है? व्हेन द नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन एंड द प्रेसिडेंट डीम नेसेसिटी ऑफ द एंड इमीडिएट लॉ, यानी असेंबली टूटी हुई है या कोई इमरजेंसी है, तो सदर कोई ऑर्डर जारी करेगा, उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। और ऑर्डिनेंस को नेशनल असेंबली ने पास करना होता है विद इन 4 मंथ। नहीं पास करते तो इट विल स्टैंड रिपील। इट्स मीन यहाँ छोटी सी लाइन में शुरू के लेक्चर में बताया था 5 एमसीक्यूज छुपे हुए हैं कि any order that is promulgated by the president is called act, statute law, ordinance, all of above। तो आप ordinance को टिक करेंगे। अच्छा, any order that is promulgated by the president either in case of emergency or when assemblies are not in session, both are correct, both are wrong, so both are correct। ठीक, any ordinance promulgated by the president shall be presented या passed by national assembly। अच्छा, shall be passed by dash national assembly, senate, parliament, national assembly आएगा सही जवाब। अच्छा, any order that is presented or passed by national assembly within dash month, days भी हो सकते हैं, month 120 days होते हैं, या 4 month। जी, उसमें फिर यह है कि अगर वो पास नहीं किया गया, ठीक है, तो उसको कैंसिल नहीं कहते, रिपील कहते। कैंसिल नहीं कहते, रिपील कहते। इज इट ओके? होप ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है। जब आप पार्लियामेंट अपने से लोअर हाउस को अथॉरिटी देती है लॉ बनाने की, जैसे रेलवे वालों को या क्रिकेट वालों को या SECP को, ठीक है, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है। इसके एडवांटेज है कि लॉज पार्लियामेंट का टाइम बच जाता है, ठीक है, टेक्निकल नेचर का वो देख लेते हैं। ये चीजें एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो जनरली इसमें से आपका एमसीक्यूज नहीं बनता, इसको हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। ये प्रोसेस फिर वही है दोबारा। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस वही दोबारा रिपीट आ गया। तो ये चीजें हमने सारी शुरू की। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों की बार बार फोन, मैसेज, रिप्लाई कि जी हमें मिस हो गई थी क्लास, तो मैं उसको थोड़ा सा इनिशियली लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों का जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए थोड़ा सा।
इस दौरान जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ एंड पे सेशन होगा उस पर भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप वाला ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है। हम शुरू का लेक्चर बच्चों ने बार बार रिक्वेस्ट की कि हमें शुरू से, वो थोड़ी स्लाइड मिस हो गई थी शुरू से मैं थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे चलता हूँ। आज इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट कंटेक्ट शुरू करेंगे। डेफिनेशन थी, 3-4 डेफिनेशन आपकी दी हुई है, ये मैंने स्लाइड भेजी हुई है, जिसमें जैसे है लॉ मीन्स रूल मेड बाय द अथॉरिटी फॉर द प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी फॉर द करेक्ट कंडक्ट ऑफ लाइफ, या लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज एंड इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट सोवरेन स्टेट टू कीप पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। सोर्सेज हमने 6 पढ़े थे। नंबर 1 था इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ EML। इस में मैंने बताया था कि हमने बहुत से लॉ इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से लिए हुए हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स 1930 या कंट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब है ये एक्ट जब बने थे पाकिस्तान नहीं था, तो इसका मतलब है कि हमने EML इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से हमने नहीं, मेजॉरिटी कंट्री ने ये अपनाए हुए हैं विद लिटिल बिट अमेंडमेंट या स्लाइट चेंजेस। फिर था स्टैट्यूट लॉ, स्टैट्यूट लॉ हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। इसमें आपके स्टैट्यूट लॉ में बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, जो मैंने बताए थे वो नीचे भी हैं, कि जब पार्लियामेंट जब इसको हम मजलिस शूरा कहते हैं, वो एक हाउस लॉ बनाता है, दूसरे हाउस में भेजता है, वहां पास हो जाता है, सदर के पास जाता है, सदर साइन कर देता है 10 दिन में, तो इसको हम स्टैट्यूट लॉ कहते हैं। जुडिशियल डिसीजन, जज कोई लॉ बनाते हैं सिर्फ अपने पैरामीटर के लिए, जज को अथॉरिटी नहीं है लॉ बनाने की, लेकिन अपनी जुडिशरी के लिए वो लॉ बना सकते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि अपने जज कोई ऐसा केस आया जहाँ पे मेन लॉ कुछ नहीं कह रहा, खामोश है, डिटेल नहीं है, तो जज मिल के कोई फैसला करते हैं, ठीक है, अपने जजेस के लिए, कि आइंदा जजेस के लिए कोई केस आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो, तो उसको जुडिशियल डिसीजन या फैसला कहते हैं। लेकिन उसमें मैंने बताया था कि रेशो डेसिडेंडी को फोकस करते हैं, ओबेटर डिक्टा को नहीं। याद रखिएगा, ओबेटर डिक्टा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बाइंड कर सकती है, रेशो डेसिडेंडी बाकी कोर्ट्स बाइंड कर सकती हैं, लेकिन ओबेटर डिक्टा सिर्फ और सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट बाइंड कर सकती है। ये मैंने बहुत डिटेल से समझाया था, फिर भी जिस किसी को समझ ना आए तो पूछिएगा, मैं बहुत डिटेल से और भी व्हाट्सएप पे समझाता रहता हूँ और समझा दूंगा। कस्टम एंड यूजेज, वो रस्मों जो रवाज जो बहुत अरसे से चल रहे हैं, जिसको लॉ भी एक्सेप्ट कर लेता है, वो हमारा सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। जैसे मैंने कहा था कि प्लेज, मॉर्गेज, ये अभी लॉ बने हुए हैं। प्लेज का मतलब होता है आप सोना गिरवी रखवाते हो बैंक में, ये लॉ है अभी। लेकिन गांव देहातों में या जो है रस्म रिवाज के तहत अब भी लोग वडेरे साईं के पास या चौधरी के पास अपनी कुछ चीज रखवा के पैसे लेते हैं, उसी से ये जो लॉ डेवलप हुआ। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मैंने कहा था लोअर बॉडीज को अथॉरिटी देते हैं। शरीयत लॉ हमने यहाँ अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना, जैसे कि अंडर द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी अल्लाह। और प्लस मैंने इसको दूसरी चीजें बताई थी। यहाँ बहुत सारे एमसीक्यूज छुपे हुए थे, मीन थे, जो मैंने आपको बताया था कि नेशनल असेंबली जो है इसके मेंबर 342 होते हैं, 272 इलेक्टेड होते हैं, 60 वुमेन होती हैं, 10 माइनॉरिटीज, ठीक है। ये 5 साल के लिए आते हैं, इनकी एज 25 ईयर्स होना जरूरी है, ठीक। नेशनल असेंबली के जो है हेड होते हैं उसको हम स्पीकर नेशनल असेंबली कहते हैं। यहाँ बहुत सारे आपके एमसीक्यूज हैं कि नेशनल असेंबली का जो है कौन हेड है, तो चेयरमैन, सॉरी स्पीकर नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली का मेंबर होने के लिए कितने साल की उम्र कम से कम होना जरूरी है, 25 साल, ठीक है। कितने साल के लिए ये आते हैं, 5 साल, इस तरह आते हैं इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। इसी तरह याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर, वो भी नेशनल MNA से आता है, तो उसकी उम्र भी 25 साल होना जरूरी है, ठीक। अच्छा, फिर इसके साथ था सेनेट, सेनेट के 104 मेंबर होते हैं, ये 6 साल के लिए आते हैं, ठीक। अच्छा, इनकी कम से कम एज जो है वो 30 ईयर्स होना जरूरी है। इनके हेड को चेयरमैन सेनेट कहते हैं। अच्छा, सेनेट को अपर हाउस एंड परमानेंट लॉ मेकिंग बॉडी भी कहते हैं। इसको 2 प्रिविलेज है ओवर नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को 2 प्रिविलेज है ओवर सेनेट। एक ये है कि ऑर्डिनेंस को अप्रूव नेशनल असेंबली करती है, प्लस
जो है वो मनी बिल जो है जिसको बजट कहते हैं वो भी नेशनल असेंबली अप्रूव करती है। ठीक है, ये दो मेन डिफरेंस, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों पार्लियामेंट के हिस्से हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ कि दोनों जब कोई नेशनल असेंबली बनाती है तो सेनेट में भेजती है, सेनेट बनाती है नेशनल असेंबली में भेजती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट जो है हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है। चार बातें याद रखनी है कि मेल होना चाहिए, मुस्लिम, साउंड माइंड एंड अबव 40 यानी 45 ईयर्स। अच्छा, इसकी अच्छा प्राइम मिनिस्टर, अच्छा तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर अगर ना हो तो हमारे पास कायम मकाम सदर जिसको बोलते हैं वो चेयरमैन सेनेट होता है, और अगर वो भी ना हो तो फिर स्पीकर नेशनल असेंबली थर्ड अथॉरिटी होती है। अच्छा, इसमें मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो ये हेड ऑफ स्टेट है। प्राइम मिनिस्टर, इसकी एज कम से कम 25 साल होना जरूरी है क्योंकि ये एमएनए से आता है तो 25 साल से एंड अबव होती है। इसका मेन रोल जो है एडवाइजरी टू प्रेसिडेंट होता है। ये जो अथॉरिटी यूज करते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट यूज करते हैं। होप इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जहां की कमी है फिर वही आप पूछ सकते हैं लास्ट में। सोर्सेज ऑफ लॉ हमने वही ऊपर हम पढ़ चुके, दोबारा वही लीगल सिस्टम प्रेसिडेंट वगैरह सारी वही चीजें आ रही हैं, ये सारे पढ़ चुके हो। यहाँ पे मैंने बताया था आपके दो एमसीक्यूज अच्छे बनते हैं कि पाकिस्तान में क्रिमिनल और सिविल लॉ हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम हाउ मेनी सोर्सेज, टू सोर्सेज मैंने अंडरलाइन करवाए थे। टू सोर्सेज कौन से हैं, केस लॉ और लेजिस्लेशन। केस लॉ जो है उसमें लॉ मर्चेंट, कॉमन लॉ और एक्यूटी आती है। ठीक, यहाँ पे आपका एमसीक्यूज चार बनते हैं। एक यूं बनता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। केस लॉ इंक्लूड्स लॉ मर्चेंट, कॉमन लॉ, प्राइवेट लॉ एंड एक्यूटी। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, प्राइवेट लॉ। अच्छा, इसी तरह दूसरे तरीके से आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, केस लॉ इंक्लूड्स प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, एक्यूटी। तो अब आपने एक्यूटी पिक करनी है, यानी इन तीनों का पता हो, इसमें कोई फोर्थ आएगा तो वो आपने पिक करना है, या कोई तीन और है इनमें से एक वहां दिया हुआ है तो उसको पिक करना है। चूज द इनकरेक्ट आएगा, इन तीन में से एक आएगा, तीन में चौथा को शामिल किया जाएगा। और चूज इनकरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट होगा केस लॉ, पिक द केस लॉ, तो वहां पे तीन और होंगे और एक इसमें से कोई शामिल होगा। अच्छा, लेजिस्लेशन में बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट और डेलीगेटेड दोनों लॉ। अच्छा हाँ, ये सामने लॉ मर्चेंट। लॉ मर्चेंट जो है इंग्लैंड का लॉ जिसको हम मोस्टली कहते हैं हमारे कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ। इसका जो लॉ मर्चेंट का ओरिजिनल नेम था वो था लेक्स मर्केंटोरिया। ये आपका एमसीक्यूज अच्छा बनता है कि लॉ मर्चेंट इज आल्सो कॉल्ड, तीन चार नाम दिए होंगे तो लेक्स मर्केंटोरिया पिक करना है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज क्विक कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें सारी हम पढ़ चुके हैं। फिर कॉमन लॉ और एक्यूटी का मैंने बताया था, कॉमन लॉ और एक्यूटी के यहाँ डिफरेंस भी थे, ये हमने बहुत डिटेल से पढ़े। सिर्फ आपने याद करना है कि कॉमन लॉ इनफ्लेक्सिबल होता है, एक्यूटी फ्लेक्सिबल होती है। कॉमन या बेस्ड रिजिड और रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे होता है, ये कॉन्शियस और मॉरल कोड पे होते हैं एक्यूटी। ठीक है। अच्छा, इसके पास जो है कंप्लीट सिस्टम है कॉमन लॉ, और ये एक्यूटी जो है सपोर्टिव सिस्टम है। अच्छा, इसके पास सेट टाइम लिमिट्स है, इसके पास सेट टाइम लिमिट्स नहीं है। कॉमन लॉ के पास ओनली वन रेमेडी है, एक्यूटी के पास मैनी रेमेडीज है। अच्छा, ये एमसीक्यूज मैंने बताया था कि जब ये समझ ना आ रही हो कि कॉमन लॉ अप्लाई होना चाहिए या एक्यूटी अप्लाई होना चाहिए, तो उस सूरत में एक्यूटी मस्ट prevail. There is a conflict between common law and equity, which must prevail. Common equity must prevail. जो बच्चे ने पहले लेक्चर सुना हुआ है उनके लिए वो ये रिवाइज हो रहा है, जिन्हें नहीं सुना हुआ उनको उम्मीद है समझ आ रही होगी। ये चीजें हम पहले कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा चूंकि बच्चों ने कहा था मैं कुछ चीजें हम मिस कर चुके तो दोबारा बता दिया गया, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज फेज में चला गया पहले चैप्टर को। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ मेन दो हैं लेकिन हम चार गिनते हैं, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ क्रिमिनल लॉ पार्ट है पब्लिक लॉ का, और सिविल लॉ है प्राइवेट लॉ का। पब्लिक लॉ वो लॉ जो गवर्नमेंट ने, जैसे अभी पब्लिक लॉ है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा कोरोना में,
या लेडीज कंपार्टमेंट में कोई नहीं जाएगा मेल। तो ये सारे जो पब्लिक की वेलफेयर के लॉ बनाए जाते हैं वो पब्लिक लॉ होता है। पर्सन टू पर्सन डील करने के लिए जो लॉ बनाया है वो प्राइवेट लॉ है। जब प्राइवेट लॉ में आपको डील करते हैं, आपका हक मारा जाता है, कोई आपको पैसे नहीं देता, ये गाड़ी नहीं देता, ये चीज खरीद, जो कंट्रैक्ट हुआ था वो पूरा पार्टी नहीं करती, तो आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सिविल लॉ हमेशा जब आप गवर्नमेंट के कोर्ट में अप्लाई करते हो तो ये सिविल लॉ होता है, और क्रिमिनल लॉ जब आप कोई क्राइम करते हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए वो क्रिमिनल लॉ है। यानी पब्लिक लॉ को जो तोड़ता है वो क्रिमिनल लॉ में मोस्टली चला जाता है। अच्छा, ये चारों भी हम डिस्कस कर चुके थे पहले, थोड़ा सा चीजें जो हम ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ कि आपके एमसीक्यूज कहाँ कहाँ बनते हैं, प्लस जो बच्चे जिन्होंने पहले ज्वाइन नहीं किया था, जिनको ये कंफ्यूजन थी, वो थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने फिर कोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था। कोर्ट स्ट्रक्चर हमारा सबसे ऊपर कोर्ट जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, हाईएस्ट कोर्ट भी कहते हैं। इसके चीफ जस्टिस को सिमोटो पावर हक हासिल होता है। ठीक है, कोई भी पूरे पाकिस्तान में वो सिमोटो का हक यूज कर सकते हैं। 3-4 दिन पहले उन्होंने कोरोना के हवाले से कुछ हॉस्पिटल या जगह पे हेल्थ सही नहीं थी तो उन्होंने सिमोटो एक्शन खुद लिया। यानी आज खुद नोटिस जब लेते हैं तो उसको सिमोटो पावर कहते हैं। इनका जो मेन रोल होता है वो पूरे पाकिस्तान में जितने भी लॉ है उनको जो है सुपरवाइजरी रोल होता है। फेडरल लेवल पे जो इदारे हैं जैसे सेनेट, नेशनल असेंबली, ठीक है, इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है ये डील करते हैं, या हाई कोर्ट्स के जितने भी फाइनल केसेस हैं अपील के लिए यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इनका डिसीजन फाइनल होता है। सिर्फ एक डिसीजन जो है इनको क्रॉस करके वो जा सकता है सदर के पास, और उसको मैंने कहा था पावर ऑफ पार्डन कहते हैं। पावर ऑफ पार्डन मीन्स के रैम की अपील, जो सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा सुना दी, सजाए मौत, तो वो सदर के पास रैम की अपील जा सकती है, जिसको हम पावर ऑफ पार्डन कहते हैं। फिर हमने हाई कोर्ट के फंक्शन पढ़े थे। हाई कोर्ट के फंक्शन जो है इनके साथ हमने दो, बाकी तो सारे वही हैं, लेकिन मेन फंक्शन हमने इसके पढ़े थे हाई कोर्ट के। एक था हाबीज कार्पस और दूसरा था प्रीरोगेटिव ऑर्डर। हाबीज कार्पस मैंने बताया था कि जब किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया जाता है, यानी ना तो उसका जुर्म जो है वो साबित कर रहे हैं, एफआईआर भी नहीं काट रहे और छोड़ भी नहीं गए, तो फिर आप हाई कोर्ट को आप कहते हैं तो हाई कोर्ट जो आपकी रिक्वेस्ट पे उस पर्सन को छोड़ने का ऑर्डर जारी करती है, उसको बोलते हैं रिट ऑफ हाबीज कार्पस। ये नीचे डेफिनेशन भी दी हुई है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। Writ of habeas corpus mean an order of the High Court to release a person who has been wrongfully detained. अच्छा, दूसरा था इसका प्रीरोगेटिव ऑर्डर, वो था मैनामेस प्रोहिबिशन सर्चुलरी। जब किसी को कोई ऑर्डर कोर्ट करती है कि ये काम करो, ठीक है, एनी ऑर्डर फॉर टू कैरी आउट अ पब्लिक ड्यूटी, ये मैनामेस था। कोई उसमें लिमिटेशन लगा देती है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते या डॉक्यूमेंट्स और जमा नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिशन है। जब रिकॉर्ड रिव्यू के लिए मांग लेते हैं तो वो सर्चुलरी में आता है। फिर इसके साथ कंपनी कोर्ट्स और बैंकिंग कोर्ट्स था। ठीक है, वो मैंने बताया था हर कोर्ट में एक बेंच बना दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाता है। बैंकिंग कोर्ट या कंपनी केस या इनके पास आते हैं। अच्छा, फिर हमने नीचे जो पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट मैंने बताया था कि यहाँ आपके 3 एमसीक्यू, एक एमसीक्यू बहुत अच्छे वाला बनता है या 2। सेशन कोर्ट में सबसे पहला जो आता है कि सेशन जज, दूसरे नंबर पे आता है एडिशनल सेशन जज, और तीसरे नंबर पे आता है असिस्टेंट सेशन जज। तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की पावर एक ही होती है, एक जैसी होती है। वो सारी सजा दे सकते हैं, वो सारी सजा दे सकते हैं, इंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी सजाए मौत और उम्र कैद भी दे सकते हैं। बट दैट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय हाई कोर्ट। इन 2 पनिशमेंट के लिए उनको जो है कुछ पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया हुआ है, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, ये आखिर में क्वेश्चन सेशन आते हैं तो बेटा उसमें जाते हैं। अच्छा, तो सेशन कोर्ट में 3 मेन कैटेगरी लेते हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, ये दोनों के पास फुल पावर होती है पनिशमेंट देने की। और
सजाए मौत और उम्र कैद भी दे सकते हैं, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द हाई कोर्ट। असिस्टेंट सेशन जज जो है उनके पास लास्ट लिमिट या 7 साल तक सजा दे सकते हैं। ये सेशन कोर्ट में थे। फिर हमने पढ़ा था क्रिमिनल कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास जज जो है वो 3 साल कैद और 15,000 रुपए जुर्माना कर सकता है। सेकंड जो है 1 साल कैद और 5,000 रुपए जुर्माना। थर्ड जो है 1 साल कैद और 1 महीना कैद और 1,000 रुपए जुर्माना। सिविल कोर्ट्स भी हमने पढ़े थे कि कितने किस की केस है वो जा सकते हैं। ये सारे लेक्चर हो चुके हैं। जस्ट हल्का सा बच्चों को जो नए है उनको रिवाइज थोड़ा सा मिल जाएगा जी। इसमें नीचे पे था कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। यहाँ आपका एमसीक्यू एक कोई भी बन सकता है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कौन सा होता है? जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका केस चला, यानी 2 बच्चे लड़ पड़े, ठीक है, किसी एक कोर्ट में उनका जो है केस चला, तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम केस चला उसका कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। दूसरे नंबर पे है अपीलेट कोर्ट। जब आप एक कोर्ट से मुतमिन नहीं होते, उससे अगली कोर्ट में अप्लाई करते हैं, तो इसको हम अपीलेट कोर्ट कहते हैं, अपील। फिर है कि डिसीजन रिवाइज। अगर जिस दूसरी कोर्ट में, यानी पहले जहाँ केस चला वो फर्स्ट कोर्ट थी, आगे जिसमें अपील में गए वो अपीलेट कोर्ट है। अब अपीलेट कोर्ट अगर डिसीजन को चेंज कर जाती है पहले वाली कोर्ट के, तो उसको डिसीजन रिवाइज कहते हैं। और अगर वो मेंटेन रखती है तो उसको अपहेल्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, जैसे कोई बैट्समैन आउट हुआ है, उसने रिव्यू ले लिया है, ठीक है, तो रिव्यू में अगर वो, यानी वो आउट हुआ है, रिव्यू लिया है, तो कहते हैं नॉट आउट, तो ये डिसीजन रिवाइज होगा। और अगर आउट ही है तो आउट ही दिया उन्होंने, तो ये अपहेल्ड होगा, ठीक। यानी जब कोई चेंज करते हैं तो रिवाइज में आ जाएगा, चेंज नहीं करते तो अपहेल्ड में आता है। फिर था डिसीजन ओवररूल्ड। डिसीजन ओवररूल्ड का कंसेप्ट ये आता है कि जब अगली हायर कोर्ट देखती है कि इस केस को सही नहीं चलाया गया, या वो पर्सन जिसने, जो मुजरम जिसको साबित किया गया, वो तो मुजरम था ही नहीं, ठीक है, तो उस हवाले से फिर नया केस चलाया जाता है। अगला फैसला जो उसको ओवर रूल कर दिया जाता है, कल दम करार दिया जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, फर्ज किया हमारे सामने जो जैसे फिल्मों में होता है, मोहम्मद अली ने गोली चलाई, तो हमारे पास फर्स्ट केस या प्राइमा फेसी क्या एविडेंस क्या था? मोहम्मद अली के पास बंदूक है। लेकिन बाद में पता चला, जब मोहम्मद अली को सजा हो गई या कोर्ट ने दी, तो बाद में पता चला ये तो मोहम्मद अली की गोली से मारा ही नहीं, ये तो पीछे कोई और विलन छुपा हुआ था। तो पहला केस फिर ओवर रूल कर दिया जाएगा, नए सिरे से केस चलाया जाएगा। ये वो सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। उम्मीद है ये चीजें सारी आपको, ये चीज नीचे मजिस्ट्रेट पनिशमेंट, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो है मैंने बताया था, रिट ऑफ हाबीज कॉर्पस, ये मैं बता चुका हूँ। मैनामेस, ये चीजें सारी मैं बता चुका हूँ बेटा। अच्छा फिर हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। फैमिली कोर्ट, जहाँ पे आपके फैमिली मैटर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट का मैंने बताया था कि हमारे पास फेडरल लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के बाद फेडरल लेवल पे ये दूसरी कोर्ट आती है, जिसको हम एफएससी या फेडरल शरीयत कोर्ट कहते हैं। 8 मेंबर होते हैं टोटल इसके, 1 चीफ जस्टिस, 3 उलेमा, 4 अदर जज। इनके पास पावर है कि कोई भी मुआशरे में गलत काम, गलत मीन्स इस्लाम के अगेंस्ट कोई फैसला हो रहा है, या कोई ऐसा लॉ बनाया जा रहा है जो इस्लाम के अगेंस्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि कोई मुआशरा कहता है हमारे यहाँ मुर्दा जानवरों का गोश्त जायज़ है, या हमारे यहाँ पिग का गोश्त जायज़ है, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आएगी, उनका फैसला रोकेगी, अपना फैसला इम्प्लीमेंट करेगी। अपना फैसला इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल, उनके पास जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 203D-1 के तहत है, ठीक। और अपना फैसला इम्पोज करने से पहले वो 2 बातों का ख्याल करती है कि जो पार्टी अगली है वो अपील ना कर ले, या अपील की हुई है तो फैसला ना आ जाए। अपील के लिए मैंने बताया था कितना टाइम होता है। जो प्राइवेट पार्टी है उनके लिए 60 डेज, और जो गवर्नमेंट पार्टी है उनके लिए 6 मंथ। ये 2 चीजें मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, अभी फिर बता रहा हूँ।
इसमें थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे थोड़ा जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज शुरू किया। जहाँ समझ ना आए आप जो है व्हाट्सएप कीजिएगा, ग्रुप में पूछिएगा। मैं जिस तरह पहले बताता रहा हूँ, पहले ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट पर्सन में जो है प्लेस में पूछते हैं, आप प्राइवेट में पूछते हैं, मैं तब भी समझा दूंगा। आप ग्रुप में पूछेंगे तो अच्छा हो जाएगा, कुछ और लोगों की भी समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसमें एक एलिमेंट पढ़ा था, ये जज टाइप सारी हम पढ़ चुके। एक थोड़ी सी चीज जो हम यहाँ छोड़ गए थे, सबऑर्डिनेशन। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। सबऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है, ये सिविल जज की बात कर रहे हैं। देयर इज अ सीनियर सिविल जज, अदर सिविल जज आर डेजिग्नेटेड एज जूनियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के ऊपर हम पढ़ चुके। ऑल जज आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, सारे जज जो हैं वो किसके सबऑर्डिनेट है? हाई कोर्ट। लेकिन इमीडिएटली ऑल जज आर सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट जज, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, वैसे तो सारे जज जितने भी हैं वो किसको जवाब दे हैं? सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के। ठीक है, लेकिन इमीडिएट जिस जज के डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर वो है तो इमीडिएट उसको उसके जो है अंडर आते हैं। ये हो सकता है कुछ टिपिकल लग रहा हो, मैं यूं एग्जांपल देता हूँ। जैसे बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, अजान शुरू हो गई है। बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, अजान खत्म होते दोबारा शुरू कर। जी सॉरी, वो अजान की वजह से 1 मिनट रोकना पड़ा। जी, सबऑर्डिनेशन जैसे कंसेप्ट देना चाहता हूँ। 4 बातें। देयर इज अ सीनियर सिविल जज, यानी एक सीनियर सिविल जज होता है। अदर जज आर डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास। ठीक है, ये अच्छा। ऑल जज आर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। ठीक, इमीडिएटली ऑल जज आर सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट जज। मैं आपको प्रैक्टिकल या लोकल एग्जांपल दे दूं। फर्ज किया 3 भाई हैं। ठीक है, अभी वो यूनिवर्सिटी आए हुए हैं।
वैसे तो तीनों के तीनों भाई जो है वो पापा को जवाब दे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, वहां कोई मसला बनता है तो वो दोनों छोटे भाई किसको जवाब दें या पूछेंगे, ये बात करेंगे बड़े भाई से, ठीक है। तो वैसे तो बड़ा भाई भी पापा को जो है जवाब दे है, लेकिन फिलहाल मौजूदा कंडीशन में आपके पास बड़ा भाई है तो आप उसकी बात मानेंगे जो वो कह रहा है, ओके। तो ये हल्का सा कंसेप्ट यहाँ दिया था, ये मेरे ख्याल रह गया था। उसके बाद फिर हमने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट शुरू किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत डिटेल से समझाया था, लेकिन ये बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आई, इसमें मैं इसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि जब जजेस के पास कोई केस आता है और उसमें पहले से लॉ डिफाइन नहीं है, कोई लॉ डिफाइन नहीं है, और जज मिल के वो फैसला करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी दो तीन, वो दोबारा उसमें से कोई एक ले लेते हैं। तो जज जब मिल के वो फैसला करते हैं और सोचते हैं कि अगर आइंदा कोई ऐसा मसला हुआ तो वो जज के लिए प्रॉब्लम ना हो। जैसे फर्ज कर ले, मैंने आपको एक बच्चे की एग्जांपल दी थी, दो माएँ हैं, वो एक कहती है मेरा बेटा है, दूसरी कहती है मेरा बेटा है। अब जज को नहीं समझ आ रही कि दोनों माएँ क्लेम कर रही हैं, तो फिर उन्होंने मिल के फैसला किया कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, जिस जो है माँ से मैच कर गया। तो अब चूंकि लॉ में तो कुछ नहीं था, तो अब उन्होंने मिल के ये फैसला किया। अब उन्होंने क्या किया कि आइंदा अगर कोई ऐसी दो माएँ या तीन आ जाएं तो हमारा जो है वो डीएनए टेस्ट करवाया जाए। तो मीन उन्होंने, हालांकि अच्छा डीएनए टेस्ट करवाया जाए, लेकिन याद रखिएगा उन जो दोनों माएँ थी उनके साथ जो है ना उनकी फ्रेंड थी, एक माँ की फ्रेंड भी कह रही थी कि ये मैंने देखा इसी का बच्चा है, दूसरी भी कह रही थी, लेकिन वो कोलैटरल है, वो बेटा डिक्टा में जाएंगे, वो आप बाइंड नहीं कर सकते। बाइंड क्या करेंगे, रेशियो डेसिडेंडी, यानी उस बच्चे का जो डीएनए टेस्ट करवाया, ठीक है, तो ये बाइंड करेंगे। ये इसको हम जुडिशियल प्रेसिडेंट कहते हैं कि आइंदा जब भी अब ऐसा कोई केस आएगा तो जजेस जो है उसको जो है वो प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे और डीएनए टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। रेशियो डेसिडेंडी में फिर कह रहा हूँ बाइंड करते हैं, ओबिटर डिक्टा बाइंड नहीं करते। ओबिटर डिक्टा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बाइंड कर सकती है। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, चार टाइप्स थी, ओरिजिनल प्रेसिडेंट, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, बाइंडिंग प्रेसिडेंट और परसुएसिव प्रेसिडेंट। ओरिजिनल प्रेसिडेंट जब जजेस ने मिलकर लॉ बनाया उसको हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहते हैं, यानी वो जजेस जो 3 4 5 ने मिलकर बनाया वो क्या है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल अभी दे देता हूँ। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार थे, तो जज उसके बाहर से इलाज कराने की जो डिस्कशन थी, तो उन्होंने मिल के जब फैसला किया कि यहाँ उनका इलाज नहीं हो सकता, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपको देना चाहता हूँ कि जजेस ने मिल के फैसला किया कि यहाँ इलाज मुमकिन नहीं है तो बाहर भेज दिया जाए। अब आइंदा ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, आइंदा कोई शख्स जो है वो अगर जूनियर के पास जजेस के पास केस आता है कि यहाँ मुल्क में इलाज नहीं हो सकता, बाहर भेजा जाए, तो वो उसको एज ए प्रेसिडेंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी सीनियर जज कोई मिल के फैसला करते हैं जिसमें पहला कोई कानून ना हो, अब बाद में कोई ऐसा केस आता है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। सेम वो मैंने कहा कि डीएनए टेस्ट वाली बात एग्जांपल से पे रख सकते हैं कि जो है वो दो माएँ थी, तो एक बच्चा था, एक कहते हैं मेरा है, दूसरे कहते मेरा है, और दोनों के साथ जो है लोग भी थे, दोनों के जो है हमायती भी थे, तो वो हमायती जो है वो अभी तक डिक्टा में जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ओबिडिक्टा की बहुत सारी जो है वो और डिटेल भी है, लेकिन यहाँ हमने रेशियो डेसिडेंडी को फॉलो करना है। अच्छा, ओरिजिनल जब बनाते हैं, फर्स्ट टाइम जब लॉ बनाया गया तो ये ओरिजिनल प्रेसिडेंट है, कुछ ने बाद में कहा ये सही नहीं है, कुछ कहते हैं सही है, जब मिल के दोबारा उस पर सारा माइनस प्लस देखा गया, अगर सही नहीं है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, बाइंडिंग नहीं करते, और अगर सही है तो कहते हैं कि ये ठीक है, इसको चलने दिया जाए। बाइंडिंग प्रिंसिपल वो सिचुएशन जब आप लोअर कोर्ट को कहते हैं कि हर सूरत इसको बाइंड करना है, हर सूरत इसको फॉलो करना है, ये बाइंडिंग प्रिंसिपल है। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट वो परसुएसिव प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट होता है
कि जहाँ पे आपको डायरेक्ट आपने फॉलो तो नहीं करना, लेकिन होता क्या है कि उससे आपको हेल्प मिल जाती है, उसको आप जो है उसके एग्जांपल से लेकर आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं पहले इसकी एग्जांपल तो दे चुका हूँ, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ कि से फॉर एग्जांपल एक जोक भी बना था कि फर्ज कर ले एक जज के पास केस आया कि इस बंदे ने मर्डर किया है, इस बंदे ने मर्डर किया है, और वो जो है गाड़ी का टायर ठीक कर रहा था, ठीक, तो इसको मर्डर किया गया। अब जिस पे एलिगेशन थी, मुजरम जब जज के सामने लाया गया, फर्ज कर लिया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जज ने देखा कि ये, जज ने चेहरे से बाद दफा जज जो है पहचान जाते हैं, लेकिन उनको प्रूफ चाहिए होते हैं। तो अब उसने देखा ये तो बड़ा मासूम सा है, ठीक, पता नहीं ये मुजरिम है या नहीं। जज जो है वो, अच्छा, चारों गवाह पूरे थे, चारों गवाह कह रहे हैं हमने खुद देखा है। अब जज भी परेशान हो गया कि चारों गवाह कह रहे हैं हमने देखा है। अब उन्होंने क्या किया, प्रीवियस केसेस उठाए ऐसे डिसीजन के। उन्होंने देखा कि एक सिमिलर केस था कि एक पर्सन जो है वो उसके भाई ने क्लेम किया कि मेरे भाई को कत्ल किया गया है, वो कमरे के कोने में सोया हुआ था। अब जज को भी डाउट हुआ कि ये सही नहीं लगता, तो जज ने चारों गवाह को अलग अलग बुलाया कि भाई ये कौन सा कोना था, हर किसी का कोना अलग था। अब उसको क्ल्यू मिल गया, तो अब उसने जो चारों को बुलाया, पूछा भाई कौन सा टायर था, तो सारे के टायर अलग। तो यानी एक जस्ट एग्जांपल से दे रहा हूँ कि आपको बार दफा क्या अगर मेन उसका सेम रिजल्ट ना भी हो तो उसको आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग नहीं होता लेकिन आपको हेल्प उससे मिल जाती है, इसको हम परसुएसिव प्रेसिडेंट कहते हैं। होप ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। किन सूत्रों में जब प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं होता, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब आप हायर कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है, या लॉ चेंज हो गया, या स्टैट्यूट लॉ ने मना कर दिया, यानी पार्लियामेंट ने मना कर दिया कि ये रेसिडेंटी फॉलो नहीं करनी, या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बनाया गया, पर इनक्यूरम कहते हैं, ठीक है, या मैटेरियल फैक्ट्स अभी के केस के अलग है, पहले वाले केस के अलग थे, या रेशियो डेसिडेंटी क्लियर नहीं है, इन 5 सूत्रों में या उसको बाइंडिंग नहीं होता, ठीक। अच्छा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी का वो अथेंटिसिटी समझती है तो उसको बाइंडिंग कर सकती है। अच्छा, फिर एडवांटेज क्या है कि यानी जज को बड़ा बड़ा केस मिल जाता है, टाइम जाया नहीं होता, डिसीजन जो है वो पहले की बेस पे अच्छा हो जाता है, ठीक है, जल्दी क्लियर जो है रेसिडेंटी को फॉलो करते हैं। यहाँ भी आपका एमसीक्यूज नहीं बनता, आपका एमसीक्यूज तो ऊपर वालों में बनता है, फिर भी जस्ट हल्का सा कंसेप्ट रख रहे हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है कि बाज़ दफा वो फैक्ट नहीं होते, जज गलती कर बैठते हैं, ठीक। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जज की अपनी सोचने से जो है खुद, जज जब खुद सोच के फैसला करते हैं हालात को देख के, उनकी अपनी ज़हनी वुसअत बढ़ती है, डिस्क्रिशन बढ़ती है। लेकिन जब उनको बना बनाया केस मिल जाए तो अपनी डिस्क्रिशन यूज नहीं होती, ये भी एक डिसएडवांटेज में जाता है। ये जस्ट सिंपल कंसेप्ट है। रेशियो डेसिडेंटी ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये सारे मैं कंसेप्ट दे चुका हूँ, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा बेटा, आपका हक बनता है, आप पूछ सकते हैं। फिर हमने ये सारा पूछा था, सोर्सेज ऑफ लॉ को हमने सारा पूछा, ये पढ़ा, किन सूत्र में कौन कौन मेंबर आए, ये सारे ये मेंबर्स यहाँ पे थोड़े से पुराने लिखे हुए, मैंने आपको पहले वाले बताए हुए हैं, ठीक है, उसमें आपका सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, फिर ये है, ये लेसन फॉर्म ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको लॉ बनाने की अथॉरिटी है, सारे लॉ बना सकता है, कैंसिल कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज की जो है परमिशन नहीं होती, कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिसमें किसी को जो है वो लॉ बनाने से फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मना कर सके कि कोई आइंदा लॉ नहीं बनाएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता। अच्छा, लेजिस्लेशन में मैंने बताया था कि प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन 3 तरह जो है मेन, एक जो है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, करंट लेजिस्लेटिव लिस्ट है,
ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक। इसमें ये चीजें जो मैंने लेक्चर जब शुरू किया था तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो रह गया हो। इवन देन अच्छा, ये नीचे देखिएगा मनी बिल लिखा हुआ है। मनी बिल shall originate in National Assembly and after being passed by it shall be sent to President। याद रखिएगा, मनी बिल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ चीजें जो आप इग्नोर कर जाते हैं या बाद में वो एमसीक्यूज का बनता है कि मनी बिल हमेशा कौन बनाएगा, अप्रूव करेगा? नेशनल असेंबली। सेनेट को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। हाँ, एक लिहाज से सेनेट को इन्वॉल्व करते हैं, जस्ट उनको कॉपी भेजते हैं कि कोई सजेशन अगर देना चाहे, वो सजेशन के लिए उनको कॉपी भेजते हैं। डायरेक्ट मनी बिल जो है वो नेशनल असेंबली बनाती है, उनके वजीर खजाना। अच्छा, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। सेनेट वाला, इसमें किन सूरतों में आपका बिल पास नहीं होता, किन सूरतों में पास हो जाता है। अच्छा, एक दो चीजें और बता दूं जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए। ये ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस फेडरल लेवल पे जब आता है तो मोस्टली हम उसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। जो पावर फेडरल लेवल पे सदर के पास होती है, यानी सदर के पास ये पावर है कि वो असेंबलियां तोड़ सकते हैं, 58(2)B यूज करके असेंबलियां तोड़ सकते हैं, ठीक है। बिल जब सूबाई असेंबली के पास भेज दिया तो उन्होंने, जिस तरह सदर के पास फेडरल लेवल पे बिल आता है, यानी पार्लियामेंट से उन्होंने 10 दिन में साइन करना है, ठीक। असेंबली का सदर तोड़ सकता है, ठीक। बिल 10 दिन में पास करना है। तो याद रखिएगा, सेम चीज जो है प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर के पास होती है। तो इसका मतलब है कि प्रोविंशियल असेंबलियां कौन तोड़ सकता है? गवर्नर। होप यह कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फेडरल लेवल पे जो ये पार्टिसिपेंट हैंड रेज करने हैं। सिर्फ 2-3 मिनट रुकने में आता हूँ उस तरफ, हम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में आते हैं। आप पूछिएगा। मैं तो ये भी चाह रहा था कि आप डायरेक्ट जो आप पूछते दरमियान में, बाहर वो यहाँ सिस्टम नहीं है मेरा ख्याल है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि नेशनल लेवल पे जो सदर ऑर्डर जारी करता है या एसेट देता है या असेंबलियां तोड़ता है, प्रोविंशियल लेवल पे वो सेम पावर गवर्नर के पास होती है। तो इसका मतलब है कि जब सूबाई असेंबली ने बिल पास किया तो वो कौन साइन करेगा? गवर्नर। गवर्नर ने कितने दिनों में साइन करना है? 10 दिन में, ठीक है। और सूबाई असेंबलियों का कोई करप्शन मसला है तो उनको कौन तोड़ सकता है? गवर्नर, ठीक है। यानी जो पावर फेडरल लेवल पे सदर यूज करता है, ऑलमोस्ट कुछ चीजों में कम ज्यादा, ऑलमोस्ट सेम पावर सूबाई लेवल पे गवर्नर जो है वो यूज करता है। असेंबलियां तोड़ सकते हैं, ठीक। सूबाई असेंबलियां, गवर्नर। बिल आता है तो 10 दिन में साइन करना है। अच्छा, इसी तरह एक एमसीक्यूज बड़ा टिपिकल बनता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयर करना शुरू करूंगा कि फर्ज कर ले जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो अथॉरिटी यूज करते हैं वो किसके नेम पे करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर जो अथॉरिटी यूज करते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इसी तरह जो सूबाई जो है वजीर आला है वो अथॉरिटी यूज करेंगे इन द नेम ऑफ गवर्नर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका कंसेप्ट मेरा ख्याल है अगर हो गया होगा इंशाल्लाह क्लियर, नहीं तो फिर पूछिएगा। तो गवर्नर की एज, एक तो एज का याद रखिएगा कि अभी 2-3 सेमेस्टर में मैंने देखा है कि सबकी एज लाजमी पूछते हैं। तो एज आपको सबकी याद हो, प्रेसिडेंट 45, गवर्नर 35, चेयरमैन सेनेट 30, ठीक है। चेयरमैन सेनेट को काम या काम सदर भी कहते हैं। अच्छा, स्पीकर नेशनल असेंबली 25, क्योंकि वो एमएनए से आता है और एमएनए की उम्र कम से कम 25 साल होना जरूरी है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर 25, क्योंकि वो भी एमएनए से आता है और एमएनए में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एमएनए की एज 25 एंड अबव
होनी चाहिए। उम्मीद है ये कंसेप्ट जो बच्चों ने कहा था कि हमने फर्स्ट लेक्चर मिस किया है उनके लिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी किया, और वो बच्चे जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं था उनके लिए रिवाइज किया। व्हाट्सएप आपके लिए ऑन होता है, ग्रुप में पूछिएगा, अलहदा में पूछे, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आ रहा हूँ। ग्रुप में पूछेंगे तो हो सकता है दूसरे बच्चे जिनको कंसेप्ट क्लियर है वो रिप्लाई करें, हो सकता है, नहीं तो मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही कहीं भाई, आवाज नहीं जा रही क्लियर? जी सर। आवाज क्लियर नहीं जा रही क्या? सर आवाज आ रही है आपकी? ये बच्चों को यहाँ मैसेज आया कि सर आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, क्लियर आवाज है आपकी तो। अच्छा चले मैं इनके क्वेश्चन आंसर देखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक है। अच्छा जी, डिफाइन प्राइवेट, बच्चे ने पूछा डिफाइन प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक के लिए, यानी अगर फर्ज कर लें तो अभी हमने कोई बिल, कोई लॉ बनाना है कि यूनिवर्सिटियां जो है वो कि कोई एक फर्जी का अभी लॉ बना लें, मिनिस्टर है एमएनए है, उन्होंने सोचा है कि गर्ल्स यूनिवर्सिटी में अब नहीं जाएगी, ऐसे ही कह रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। यानी कोई भी पब्लिक के लिए जब लॉ बनाते हैं, कोई बिल पेश करता है, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। क्या होता है? प्राइवेट मेंबर बिल होता है। लेकिन अगर रेलवे इंजन खरीदने हैं, ठीक है, या जहाज खरीदना है, तो वो उस जो है, अगर रेलवे इंजन खरीदने हैं, ये गवर्नमेंट बिल में जाएगा। और ये कौन बिल सामने लाया पेश करेगा? शेख रशीद, जो उस मिनिस्ट्री के वजीर। ठीक, तो प्राइवेट मेंबर बिल, जब आप पब्लिक के लिए आम जो है कोई बिल इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल करते हैं। ठीक है, मनी बिल जो है वजारत खजाना, नेशनल असेंबली, ठीक है, वो बनाते हैं। और गवर्नमेंट बिल जो है वो उस इदारे का या इंस्टीट्यूशन का जो एमएनए या हेड होता है तो वो बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने शेख रशीद के। अच्छा, अब इफ वन हाउस रिजेक्टेड देन सेकंड हाउस हैज राइट टू डू अगेंस्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर चूंकि आप फिर ज्वाइंट सिटिंग में जाते हैं, ज्यादातर ये कर सकते हैं, आप एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, ये है कि ज्वाइंट सिटिंग में फिर वो बैठ के आप उसको हल करते हैं, जो मेजॉरिटी पास करते हैं। अच्छा, हु सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ दिस, अच्छा ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ये आया था, मैंने कहा था कि मेंबर ऑफ सेनेट जो है वो सूबाई असम्बलियों के मेंबर जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जो सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा फिर जी, सर प्लीज स्लो प्लीज, फास्ट इसलिए चल रहा था बेटा, स्लो चलो नेक्स्ट स्लो ही चलूंगा। फास्ट इसलिए चल रहा था कि कुछ चीजें डिवाइस वाली थी, इसलिए मैं चाह रहा था कि जो पहले जिनको पढ़ा हुआ उनको जो वो बोर ना हो। अच्छा, लेजिस्लेशन बाय प्रेसिडेंट, फिर से समझा रहे। अब पता नहीं, आप पूछना, एक होता है ये प्रेसिडेंट लिखा है, तो प्रेसिडेंट जो है, अच्छा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के मैंने कहा था कि जब सदर खुद से कोई ऑर्डर जारी करता है, ठीक है, दो सूरतों में, या तो असेंबली सेशन में नहीं है, टूटी हुई है, या कोई इमरजेंसी है, तो वो कोई लॉ इशू करता है, जारी करता है। और जब वो लॉ जारी करता है तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। और ऑर्डिनेंस जो है वो नेशनल असेंबली अप्रूव करती है विद इन 120 डेज। अच्छा जी, सर हाउ द लॉ क्रिएटेड, लॉ तो बेसिकली जब शुरू में मुआशरा जो है शुरू में था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है डेवलप होती गई, वही रस्म रवाज, कुछ अल्लाह के हुक्म, शरीयत लॉ, वो सारी चीज़ें क्रिएटेड होती गई। हम तो शरीयत लॉ को मुसलमान तो मानते हैं, दूसरे तो नहीं मानते। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ बिल ऑफ, रोल ऑफ बिल ऑफ लेजिस्लेशन की, जब आप बिल जो है पेश करते हो वो पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। अच्छा, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। अब जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको भी मैं हल्का सा प्रीव्यू तो दिया है, आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
दोनों इम्पोर्टेंट है बेटा, दोनों को आप ये नहीं कह सकते इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी सर, कमर्शियल लॉ थोड़ा सा इंट्रो दे दें। कमर्शियल लॉ बेटा अभी तो सोर्सेज पढ़े हैं, अभी नेक्स्ट कमर्शियल लॉ ही सारा पढ़ना है, ठीक है। कंट्रैक्ट जो आप बनाते हैं, चीजें खरीदते बेचते हैं, सारे वही जो है उसमें सारी चीजें पढ़ते हैं। अच्छा अभी आर्डिनेंस आर्डिनेंस मैंने कर दिया। जैसे फर्स्ट क्लास वाले बच्चे, चले मैं कोशिश करता हूँ आपको दोबारा कुछ चीजें भी समझा दूँ। अच्छा नेक्स्ट है, ये बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? बुक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपको बुक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, मैं खुद भेज दूंगा। अच्छा जी, साउंड माइंड का मतलब है कि उसकी दिमागी हालत सही हो। अच्छा 10 मिनॉरिटीज क्या होते हैं? जैसे ये है आपके मिनॉरिटीज, क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, ठीक है, ये मिनॉरिटीज होती हैं। अच्छा सर प्लीज स्लो स्लाइड्स। अच्छा स्लाइड्स में इसलिए कहा कि वो स्लाइड मैंने आपको भेजी हुई है ना, आपके पास तो है। अच्छा सर, बाकी दोनों लेक्चर सही होते हैं, आपके लेक्चर में आवाज नहीं सही आती। ये मैनेजमेंट कह रही है सही आ रही है, आप कह रही पता नहीं अब क्या मसला है। अच्छा सर यू आर टीचिंग अस। मैं आपको बुक भेजूंगा बेटा, वो फिक्र ना करें, बुक भेज दूंगा। अभी नोट्स हैं, नोट्स मैंने भेजे हुए हैं आपको, ठीक है, पहले मैं सेंड कर चुका हूँ, अब जो है वो बुक भी भेज दूंगा। अच्छा प्लीज स्पीक लाउड। अच्छा बुक बता रहा हूँ, बार बार मैं भेज दूंगा। हाँ अदर बुक भी हैं, लेकिन आप मैं आपको ये बुक चीजें साथ साथ मटेरियल खुद प्रोवाइड करता रहूंगा, परेशान ना हो। प्राइस, आप बुक प्राइस क्या करनी है, जब मैं भेज दूंगा तो आप क्यों परेशान होते हैं? अच्छा जी, सिटी से अच्छा। कुछ बच्चों ने कहा कि आज हमारा टाइम जो है बच्चा, मसला ये है कि कुछ बहुत से बच्चे थे जिनको ये प्रॉब्लम था, इसलिए रिपीट किया, नेक्स्ट काम रिपीट करेंगे। अ, अच्छा ये तो खैर आपका क्वेश्चन रेलिवेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ आर द सेम? बेटा प्रेसिडेंट तो जजेस का होता है, और लॉ पार्लियामेंट बनाती है, लॉ पूरे मुल्क के लिए होता है, प्रेसिडेंट सिर्फ जजेस के लिए होता है। अच्छा प्लीज सेंड ए बुक, की बुक में भेज दूंगा, फिक्र न करें। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको सीआर के दिया हुआ है, बाकी बच्चों से पूछ ले, आप ले सकते हैं। 3 लेक्चर हुए हैं जी, चौथा लेक्चर था आज। बेटा ये मैनेजमेंट को पता क्या होगा कि नहीं, क्यों आप किए हुआ है, मैं तो लाइक करता हूँ कि अच्छा ऑर्डिनेंस रिपील्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस रिपील्ड का मतलब ये होता है कि उसकी अफादियत खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट कैंसिल होता है, लेकिन कैंसिल कंसिडर नहीं करते, सिर्फ रिपील करते हैं। उसको मैं आपको आसान समझा देता हूँ, बहुत से बच्चों को रिपील का डाउट होगा। रिपील का मतलब यह है कि फर्ज किया आपके पापा ने आपको सजा दिया कि आज के बाद आप जो है घर नहीं आएंगे, ठीक है, या आपको कहा था आप मेरे सामने हमारे घर में नहीं रहेंगे, या यूं कर लें कि आपको पापा ने कहा 9 बजे के बाद जो भी घर आया वो उसको दरवाजा नहीं खोला जाएगा, बाहर ही रहेगा, ये ऑर्डर दिया। लेकिन अब जो है मामा ने या चाचू ने कह दिया कि नहीं नहीं आप आ जाया करो। अब चूंकि पापा, सॉरी, अब थोड़ा सा यूं समझ कि दादा ने कहा है कि जो भी 9 बजे के बाद आएगा वो घर में दाखिल नहीं होगा। अब चूंकि दादा ने ऑर्डर जारी कर दिया है, अब पापा ने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाकर खैर कुछ नहीं होता। तो अब दादा को मना नहीं किया, दादा को ये नहीं कहा कि ये आपकी बात हम नहीं मानेंगे, ठीक, लेकिन ऑलमोस्ट आपको जब परमिशन दे दी तो वो दादा का ऑर्डर एक लिहाज से कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं कहते, रिपील कहते। अच्छा टीचर कैसे चेंज कर सकते हैं?
ये आपकी मर्जी है, मैनेजमेंट से बात कर लें। अच्छा जी, अच्छा जी। बुक नेम बता दिया। बुक क्वेश्चन मैं इसकी व्हाट्सएप की सेटिंग बेटा चेंज करता हूँ। आप लोग फजूल की बातें शुरू कर देते हो, इसी में ग्रुप की सेटिंग चेंज कर देता हूँ। आपको मैंने कहा था क्वेश्चन रिलेटेड पूछा करें, तो आप फिर दूसरी बातें शुरू कर देते हो। चलो मैं आज देखता हूँ, मैं ओपन करता हूँ। अगर आज जो है कोई रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो मैं समझा दूंगा। अच्छा, समवेत। अच्छा, एक बार रिपीट ऑर्डिनेंस बहुतों का रिपीट कर दिया, मिनॉरिटी बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट आपका ठीक है, मैं ग्रुप में परमिशन देता हूँ, लेकिन अगर ग्रुप में अगर परमिशन दूंगा तो सिर्फ वही क्वेश्चन रेलिवेंट रखेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन रिकॉल दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर की एज 25 एंड अबव होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस एक्ट में क्या फर्क होता है? ऑर्डिनेंस जो सदर ऑर्डर करता है उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, जो पार्लियामेंट बिल पास करती है उसका एक्ट कहते हैं। अच्छा जी, ओके जी, मैं आपको अलाउ करता हूँ। टाइम साहब। जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर, टाइम हो गया। ओके ओके सर। सर क्लास एंड कर रहे हैं ना? जी जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।